तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, सत्ता के समकालीन केंद्र। तो इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे बच गए थे, जो पार्ट 1 वाला वीडियो हमने बनाया है इस चैप्टर का, उसके अंदर कवर नहीं किया था, तो वो टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहां पे क्लिक करके आसानी से देख सके। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट चैप्टर जो है हमने उस पार्ट में कवर कर लिया है, यानी पार्ट 1 में, और जो थोड़े बहुत टॉपिक बच गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वहां पर मैं आपका आंसर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे को डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछता है, तो कई बार ये होता है कि हम वहां पर रिप्लाई आपको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, और वहां पर मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दिया करता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम ऐप खोलना है। वहां पर सर्च बार में जाकर के टाइप करना है जय झा 07, ये मेरा यूजर नेम है। ये जैसे ही आप टाइप करेंगे तो मेरे यहाँ पर आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा, फॉलोवर भी बढ़ जाएगा भैया, और आपके डाउट भी वहां पर सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे क्लास 12th के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पे सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वहां पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको देखने को मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली 3 चीजें ही डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय कैसे हुआ। एक इकोनॉमिक सुपर पावर आप कह सकते हैं, चाइना कैसे इतना ज्यादा ग्रो किया है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उभरती हुई शक्ति के रूप में जापान के बारे में और दक्षिण कोरिया के बारे में। जापान और दक्षिण कोरिया ना भैया क्या बताऊं, ब्रिलियंट कंट्री है दोनों के दोनों। अभी जब मैं डिस्कस करूंगा ना इनके बारे में तब आपको पता चलेगा इनके बारे में कि भैया कितनी तेजी से ये लोग ग्रो किए हैं ना। दुनिया जो है ना देखती रह गई, और ये इतनी मेहनत करके ये सारी कंट्रीज जो है ग्रो की है। ठीक है, दुनिया सोचती थी कि अरे ये कंट्री जापान, जिस पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, यहाँ पर ये कंट्री ग्रो करेगा। और आज अगर आप जापान का देखेंगे ना हाव भाव, या फिर जापान का नजारा देखेंगे, फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह, तो क्या कंट्री लगता है यार, गजब। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और दक्षिण कोरिया वगैरह के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ना एक छोटा सा डाउट जो है कई सारे बच्चों का रहता है, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया, आपने ये नहीं बताया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीबीएसई की तरफ से नया सिलेबस आया है 2023-24 सेशन के बच्चों के लिए, यानी कि आपके लिए, तो वही सिलेबस मैं करवा रहा हूँ। वहां पर सीबीएसई प्रॉपर बताता है, अपना जो सिलेबस जारी करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। जैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आया है तो उस पीडीएफ के अंदर मेंशन है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर आपको यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, राइज ऑफ चाइना यानी चाइना के बारे में पढ़ना है कि कैसे चाइना इतना ज्यादा ग्रो किया है, फिर जापान और साउथ कोरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो बताया गया है केवल इतना ही पढ़ना है। इसी में से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा आपका, मिड टर्म में भी क्वेश्चन बनेगा और प्री बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं ना कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिया, कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप पुराना सिलेबस देख रहे होंगे। जो इस साल का सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं चीन के बारे में कि भैया चीन जो है ना इतना पिछड़ा हुआ देश था और इतना ज्यादा ग्रो कैसे किया है। चीन के बारे में समझने से पहले ये समझिए कि जो चीन है वो धरती पर कहाँ पर है, यानी कि धरती पर अगर मैं लोकेट करके अगर दिखाऊं आपको तो एग्जैक्टली कहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा धरती है, और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ से अगर मैं आपको चीन दिखाने का यानी चाइना दिखाने का प्रयास करूं तो अपना पड़ोसी देश ही है यार, चिंग चांग चुंग चुंग चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चाइना भैया। ठीक है, एग्जैक्टली काफी बड़ा देश है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको चीन जो है देखने को मिलेगा भारत के बिल्कुल पड़ोस में। ठीक है,
ये मैंने आपको 3D में दिखा दिया। अब मैं आपको 2D में भी दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली चीन दिखता कहाँ पर है, मतलब चीन है कहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने वर्ल्ड मैप खोल लिया है। अगर वर्ल्ड मैप में मैं आपको चाइना दिखाने का प्रयास करूं तो ये आप देखेंगे, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के बगले में जस्ट हमारा पड़ोसी देश ही है, ये रहा चाइना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चीन की अगर मैं राजधानी की बात करूं, जैसे हमारा जो प्यारा भारत है उसकी राजधानी दिल्ली है जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है। तो चीन की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो वो है भैया यहाँ पर बीजिंग। बीजिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये है बीजिंग हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये चाइना है, और जस्ट इसके इधर साइड में ये देखेंगे तो ये है हमारा बीजिंग, ठीक है। आई होप कि आपको चीन जो है वो समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड में कहाँ पर चाइना एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूं चीन की, तो चीन जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, यानी कि पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है ये जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो डेटा है आपका, ये एनसीईआरटी का पुराना डेटा है। अगर आप अपनी किताबों में देखेंगे, अभी जो नया भी किताब आया होगा उसके अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि चीन जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 2023 का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, अभी 2023 चल रहा है, अभी रिसेंटली ये जो डेटा है वो आया था, आंकड़े आए थे कि जो इंडिया है यानी कि अपना भारत है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, ठीक है। ये डेटा कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाएगा आपकी किताबों में, लेकिन मैं आपको एडिशनली ये चीज बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पेपर में आएगा तो क्या लिखना है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आपको लिखना है चाइना, ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। एडिशनली मैंने अपनी तरफ से आपको ये जानकारी बता दी कि इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अभी हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, विशाल आकार है। देखिए चाइना जो है ना बहुत बड़ा देश है, छोटा मोटा देश नहीं है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद जो इसकी आबादी, ज्यादातर जो आबादी है ना, वो तटीय क्षेत्रों में रहती है, यानी समुद्र के किनारे ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इसका क्या है, पहाड़ों से और रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या बता रखा है कि विश्व की अगर बात करें ना, तो ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसकी जीडीपी बहुत बड़ी है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो पहले नंबर पे आपका कौन आ जाता है, यूएस आ जाता है, और सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर चाइना आ जाता है। पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की। सोचिए, पैसा बहुत है भैया इनके पास। आगे देखिए बता रखा है 2001 में विश्व व्यापार संगठन का ये सदस्य बने थे। 2001 से पहले ये डब्ल्यूटीओ के मेंबर नहीं थे, लेकिन 2001 में ये डब्ल्यूटीओ के पास गए और बोले भैया हमें भी अपना मेंबर बना लीजिए, हम भी आपके सदस्य बनना चाहते हैं और अच्छा खासा व्यापार करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, 2001 में ये गए और डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए क्या बता रखा है, जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। देखिए चाइना इतना बड़ा महाशक्ति आज के टाइम पे बन गया है ना कि भैया पूरी दुनिया का फैक्ट्री बोला जाता है चाइना को। यानी कि अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश को ना कोई सामान बनवाना है, जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमें मान लीजिए कि एक लैपटॉप बनवाना है, एक लैपटॉप का हमें कंपनी खोलना है एक्स नाम का, ठीक है। इस तरह से एक लैपटॉप का कंपनी खोला हमने, और उस ये जो हमारी कंपनी है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मैन्युफैक्चर करवाना है, यानी कि लैपटॉप बनवाने हैं बहुत ज्यादा कम कीमतों पे, ठीक है। तो हम क्या है, अगर इंडिया में बनाते हैं तो एक लैपटॉप को बनाने का जो खर्चा है वो 40,000 रुपये आ रहा है, सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और वही लैपटॉप अगर मैं चाइना में बनवाता हूँ तो वही लैपटॉप का जो खर्चा है वो 15 से लेकर के यहाँ पर आपका 20,000 तक में आपका एक लैपटॉप बन जाएगा। तो कहाँ पर सस्ता है, चाइना में सस्ता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, या कह लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपना प्रोडक्ट कहाँ बनवाना पसंद करते हैं, चाइना में बनवाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसीलिए पूरा चाइना को जो है ना, मतलब पूरी दुनिया का फैक्ट्री बोला जाता है इस तरह से। और इसी कारण से चाइना जो है ना बहुत ज्यादा व्यापार करता है पूरी दुनिया से, और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और कमा करके देता भी है देशों को, ठीक है। तो इसीलिए जो जापान है, अमेरिका है, आसियान के देश है, रूस है, ये सब बोले कि भैया अरे यार तुमसे क्या मनमुटाव करेंगे हम, आइए ना व्यापार उपार करते हैं। क्योंकि देखो पूरी दुनिया में ना एक चीज ध्यान रखना, जो मेरा आज तक का अनुभव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इस तरह से, तो उससे मैं यही समझाऊं कि भैया जब तक आपसे फायदा मिल रहा है तब तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बने रहेंगे। जैसे ही आपसे फायदा मिलना खत्म, अरे भैया कौन हो तुम। तो अभी चीन से पूरी दुनिया को फायदा मिल रहा है, तो पूरी दुनिया क्या है,
चीन से हाथ मिला रही है, चाहे बेशक उनके मन मुटाव हो, बेशक पहले उनकी लड़ाई हो रखी हो, लेकिन बोलते हैं अरे पुरानी बातों में मिट्टी डालो ना चाइना भैया, आओ आओ चलो व्यापार करते हैं। तो उनके साथ व्यापार करने लग गए। ठीक है, कौन कौन? जापान, अमेरिका, आसियान के देश और रूस। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि 1997 यानी 1997 में वित्तीय संकट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसमें क्या हुआ था कि आसियान के जो देश है ना, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई थी बिल्कुल। ठीक है, डाउनफॉल आ गया था उनकी इकोनॉमी में। इससे क्या हुआ कि चाइना ने बोला कि अरे भैया काहे टेंशन ले रहे हो, हम आपको ये सब जो दिक्कत है उससे बाहर निकालेंगे। फिर चीन ने क्या किया, आर्थिक उभार में तो वो था ही, यानी कि इकोनॉमिकली वो आगे तो बढ़ ही रहा था, तो चाइना ने काफी मदद की। ठीक है, यहाँ पर किसकी? आसियान की देशों की चाइना ने काफी ज्यादा मदद की थी। चीन जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश है, चाइना के पास भैया न्यूक्लियर वेपन है। पूरी दुनिया में बहुत लिमिटेड देश है जिनके पास परमाणु बम है, और उनमें से एक चीन भी है, जो कि चीन को और ज्यादा पावरफुल देश बनाता है। ठीक है, चीन जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है, 5 स्थायी सदस्य है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए कि कौन कौन से देश जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और उसमें से एक तो चीन है हमारा, जो कि इसको और ज्यादा पावरफुल बनाता है। चीन जो देखिए इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया ना कि चीन ने क्या किया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ये लीजिए सड़क बना रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका के अंदर इस तरह से, ये लीजिए मतलब इस तरह से स्कूल वगैरह, बड़े बड़े यहाँ पर जो आपके कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, ये सब बना रहे हैं अफ्रीका के अंदर। तो हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, इनके पास पैसा आया तो, जिससे कि क्या हुआ भैया, अफ्रीका वगैरह जो देश है वो भी इनकी बात मानने लग गए, जिससे कि इनकी जो पावर थी, सॉफ्ट पावर, ये और ज्यादा बढ़ी। और इसकी सहायता से क्या हुआ कि जो चाइना की नीतियां थी ना, उसको पूरी दुनिया मानने लग गई। ठीक है, चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। चाइना जो है ना इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है ना, कि ये बोला जाता है कि 2040 तक अगर चाइना को नहीं रोका गया ना, तो वर्ल्ड की नंबर 1, जी हाँ बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड की नंबर 1 जो जीडीपी होगी ना, वो चाइना होगी। ये प्रिडिक्शन किया गया है बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के द्वारा। ठीक है, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया है कि भैया नंबर 1 जो इकोनॉमी है चाइना, वो हो जाएगा 2040 के अंदर अंदर, और जो आपका यूएसए अभी है ना वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही चाइना के बारे में, और कुछ बातें बता रखा है यहाँ पर। अब देखिए ये जो मैंने बातें की ये तो पूरा इंट्रोडक्शन टाइप आप समझ सकते हैं चाइना के बारे में। अब थोड़ा सा ना डीप में बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, वो होता है ना कि शुरू से शुरू करना, तो वही वाला चीज कर लेते हैं। चाइना ये जो इतना इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मतलब हर तरह से आप देखेंगे तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन बन करके निकला है, तो इसके पीछे की नींव कहाँ से रखी गई है? जैसे आप देखेंगे एक बिल्डिंग को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका नींव रखा जाता है, यानी कि नीचे का हिस्सा तैयार किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उस बिल्डिंग को इस तरह से यहाँ पर हमारा बनाया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग बनता है। तो उसी प्रकार से जो आज के टाइम पे चाइना इतना ज्यादा जो है ग्रोथ कर रहा है, तो इसका नींव कहाँ रखा गया था? इसका नींव रखा गया था 1949 यानी 1949 के अंदर, माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद जो है चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, माओ जो है उसके ऊपर एक फेमस कार्टून भी है जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये तब का चाइना है, यानी माओ के नेतृत्व वाला चाइना। देखिए कैसा मोटू सा इसे बैठा हुआ, अरे अंकल जी का किताब उताब लेके इसे यहाँ मोटू उटू लेकर के इस तरह से बैठे हुए। ये देखिए हाथ में इनका सिगरेट भी है। आपको पता नहीं अंकल जी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? खैर छोड़िए। तो देखिए जो आज का मॉडर्न चाइना है और इतना ज्यादा डेवलप्ड चाइना है, इसकी नींव रखी गई थी 1949 के अंदर माओ के नेतृत्व में। ठीक है, माओ जो है बहुत बड़े लीडर रहे हैं चाइना के, उनके जो है सो की लीडरशिप में इनका यानी चाइना का एक तरह से नींव रखा गया था। साम्यवादी क्रांति के बाद इसकी स्थापना हो गई चाइना की। ठीक है, शुरू में यहाँ की अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि इनकी इकोनॉमी ऐसी थी ना भैया कि यहाँ पर जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर आने नहीं देना है। ठीक है, ये कब का चाइना है? ये माओ के नेतृत्व वाला, यानी कि माओ के लीडरशिप वाला चाइना है, कि उनके पीछे पीछे ऐसा चलता था। आज तो चाइना ऐसा हो गया, देख रहे एकदम कोट पॉइंट पहन के, ऐसे चश्मा टाई हुई लगा करके एकदम, हाँ भैया ये देखिए पैसा वाला पार्टी बन गए हैं आजकल तो हम लोग। ठीक है, तो आज का चाइना ऐसा है। ये कार्टून भी कई बार पेपर में आ जाता है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया। चलिए यहाँ पर देखिए माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ बातें बता रखा है कि चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। ठीक है, देखिए चाइना जो है ना
कौन सी पॉलिसी लेकर के चल रहा था? यूएसएसआर वाला। मैंने आपको दो पॉलिसी के बारे में बताया था, एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी में प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा जगह दिया जाता है और जो साम्यवादी होता है उसमें पब्लिक सेक्टर यानी कि जो जनता होता है ना उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो चाइना किसका कॉपी कर रहा था यहाँ पर साम्यवादी को कॉपी कर रहा था, यानी यूएसएसआर का कॉपी कर रहा था। तो इसने क्या किया, जो इसका पैसा आ रहा था, ज्यादातर पैसा कहां से आ रहा था? खेती से आ रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर से आ रहा था। तो वो पैसा निकाल करके कहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया? बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि किसके कंट्रोल में थी? फैक्ट्रियां सरकार के कंट्रोल में थी। ठीक है, यानी चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। आगे देखिए बता रखा है कि चीन ने साम्यवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा, यानी कि इन्होंने जो अपना मॉडल सोचा था इसको खड़ा करने के लिए, इन्होंने सोचा कि बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैसा कमाएंगे और हमारा मॉडल जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को यहाँ पर उद्योग में लगा दिया। जितना भी इनके पास रिसोर्स था, संसाधन था, वो कहाँ लगा दिया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर चाइना ने लगा दिया। ठीक है, चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकलता गया। ठीक है, या कह लीजिए निकल गया। चाइना इतना ज्यादा जो पैसा लगा रहा था तो चाइना ये बोल रहा था कि भैया हमारे यहाँ पे जो नागरिक है, जो सिटीजन्स है, उनको हम रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, सामाजिक कल्याण का काम करेंगे। ठीक है, ऐसा चीज बनाएंगे जो कि पब्लिक को उससे फायदा हो। तो ये सारी चीजें देने में उस टाइम पे चाइना जो है ना बड़े बड़े विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अमेरिका या आपका यूरोप के जो देश हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब से भी आगे निकल करके किसने दिखा दिया? चाइना ने दिखा दिया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। जो भैया इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हो, हालांकि इनका पैसा ये सब आ कहां से रहा था? जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा आ रहा था इनका खेती से, एग्रीकल्चर से ही इनका ये पैसा आ रहा था और ये पैसा इन्होंने इसके ऊपर खर्च किया। अब ये सोच रहे थे कि इन चीजों पे खर्चा करेंगे तो भैया हमारा चाइना बहुत आगे बढ़ जाएगा। कुछ टाइम के लिए तो इनको प्रॉफिट दिखा, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही थी वैसे वैसे दिक्कत बढ़ता जा रहा था। क्योंकि भैया मान लीजिए कि खेती से आ रहा है 100 रुपया और वो 100 जनों को जो है कुछ तो कर सकता है, ये सारी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन इनकी आबादी क्या हो रही है? 150 हो गई। ठीक है, तो ये जो 50 रुपया और खर्चा करना पड़ेगा वो कहां से लाएंगे? तो जितनी ज्यादा इनकी आबादी बढ़ रही थी उतना ज्यादा इनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, कृषि जो था वो परंपरागत तरीके पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। जो इनकी खेती हो रही थी वो कह लीजिए परंपरागत तरीके से हो रही थी कि भैया गाय का गोबर डाल दिया, बकरी का इस तरह से गोबर डाल दिया खेत के अंदर, जिससे कि फार्मिंग हो गई। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि परंपरागत तरीके से फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, बेसिक सी बात है यहाँ पर। तो उस तरह से अगर हम फार्मिंग करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, खाद वगैरह नहीं डालते खेतों में, तो वहां पर जो पैदावार होता है वो कम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर खाद वगैरह डाल के खेत में 100 किलो अनाज उगा लेते हैं, तो वहीं अगर खाद वगैरह नहीं डालेंगे, यहाँ पर जो परंपरागत तरीके से जो खाद आता है, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इस तरह से जो होता है वो सब डाल करके उगाएंगे, तो वहां पर 60 किलो ही उगेगा, ज्यादा नहीं उग पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उपज भी कम हो रही थी चाइना के अंदर परंपरागत तरीके से खेती करने के कारण, जिससे कि पैसा कम आ रहा था। और पैसा जब कम आएगा तो उद्योगों की जो जरूरतें थी ना उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत आने लग गई इनके सामने। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब ये सारी चीजें हो रही थी तो भैया यहाँ पर चाइना के बड़े बड़े जो लीडर थे वो निकल करके आए, बोले यार ऐसे तो चाइना आगे नहीं बढ़ेगा, चलो भैया कुछ और इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि टाइम टू टाइम देखिए, यहाँ पर बेशक से लोकतंत्र ना के बराबर हो चाइना के अंदर, कहने का लोकतंत्र हो, लेकिन टाइम टू टाइम इन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में ना बहुत ज्यादा जो है मेहनत किया है। ठीक है, इनकी जनता ने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया। अब यहाँ पर देखिए चाइना इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इनका खेती उती से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा था, जिससे कि इनका जो उद्योग था, फैक्ट्री वगैरह उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उनकी नीड्स जो है फुलफिल नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ? चीन में सुधारों की पहल की गई। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या हुआ कि चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ जो है संबंध बढ़ाना शुरू किया।
वो चीन जो है ना उस टाइम पे सोचा, अरे भैया अभी देखते हैं कौन सा देश सबसे आगे है। अच्छा अमेरिका सबसे आगे है, चलो भैया अमेरिका से हाथ मिला लेते हैं। अरे अमेरिका जी आप तो बहुत आगे जा रहे हो, हे भैया हाथ मिला लीजिए ना हमसे भी, हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चाइना ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध अच्छे बनाए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपना जो एकांतवास था उसको खत्म किया। जो ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपने में बंद करके रह गए थे अपने देश के अंदर ही, थोड़ा सा ये खुलापन लाए अपने देश के अंदर और अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना शुरू किया अमेरिका के साथ। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के चार जो है प्रस्ताव रखे। देखिए 1972 में इन्होंने अमेरिका के साथ संबंध अच्छे किए। 1973 में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई, नाम याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कृषि जो है हमारा, फार्मिंग जो होता है, फैक्ट्री वगैरह यानी उद्योग जो है, और जो हम सेवा वगैरह देते हैं, सर्विस देते हैं, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। तो इसके लिए इन्होंने 4 प्रस्ताव रखे कि भैया ये मेरे 4 प्रस्ताव है, इसको आप मान लीजिए, इससे क्या होगा, चाइना और भी ज्यादा डेवलप होगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप घर में जाते हैं अपनी मम्मी के पास और आपको मान लीजिए मोमोज खाने हैं, मोमोज खाने के लिए 20 रुपए चाहिए, तो आप जाकर घर में क्या बोलेंगे, मम्मी मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ। खैर आप ये तो नहीं बोलते होंगे कि प्रस्ताव रख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ उसे कि आप अपनी मम्मी के सामने बोलते होंगे कि मम्मी मुझे 20 रुपए दे दो, मम्मी मुझे जा करके जो है क्या करना है, मोमोज खाने हैं। तो पहले तो मम्मी थोड़ा सा सुनाएंगी आपको, उसके बाद बोलेंगी ये ले 20 रुपए और जा खा ले, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 प्रस्ताव इन्होंने रखे कि भैया ये मेरे 4 प्रस्ताव है, अगर आप इनको मानते हैं तो हमारा देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए 1973 से अब हम लोग सीधा 1978 में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग, क्या नाम है भैया, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। भैया इन्होंने बोला कि ये, पहली बात तो तत्कालीन जो है हमारे नेता थे देंग शियाओपिंग, इन्होंने बोला कि चीन में आर्थिक सुधारों की जरूरत है और खुले द्वार की नीति जो है ना उसको अपनाने की जरूरत है, इसकी घोषणा कर दी उन्होंने कि भैया चीन बहुत ज्यादा दब करके रह गया, अब इसको थोड़ा खुलने की जरूरत है और ज्यादा। और 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी जो फार्मिंग हो रही थी अभी पब्लिक सेक्टर के लिए हो रहा था, यानी सरकार क्या कर रही थी, बोल रही थी कि आप अपने लिए कीजिए और अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उन सब के लिए कीजिए, मतलब पब्लिक फार्मिंग हो रही थी। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आकर के इनको खेती के लिए नहीं बोल सकते थे कि भाई बाहर से एक बंदा आया, वो बोला कि मैं आपको $1000 दे रहा हूँ, इतना लीजिए और मेरे लिए आप पूरे साल भर अपने खेत में आलू उगाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लोग अपने बेनिफिट के लिए अपने पब्लिक स्तर पर ही काम हो रहा था, प्राइवेट लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, इससे क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स भी आए। जैसे मान लीजिए एक लेस का कंपनी है जिसको अपने चिप्स बनाने के लिए आलू का जरूरत होता है, तब वो चाइना में जाएगा, वो बोलेगा कि भैया आपका 1 एकड़ जो खेत है उसके लिए मैं आपको $10,000 देता हूँ, पूरे साल भर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आलू उगाइए, वो मुझे दीजिए, उससे मैं चिप्स बना करके बेचूंगा, और आपका आलू खराब हो अच्छा हो उस सब के लिए मैं आपको $10,000 दे रहा हूँ, और आपको मैं बताऊंगा भी कि आप कैसे अच्छा से अच्छा आलू उगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारा चीज कब पॉसिबल हो पाया, 1982 के अंदर पॉसिबल हो पाया। उसके आगे देखिए क्या हुआ कि 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। अभी तक तो भैया खेती का निजीकरण हुआ था, अब उद्योगों का भी निजीकरण हो गया कि प्राइवेट प्लेयर्स बाहर से आएंगे और फैक्ट्री के अंदर जो मर्जी उनको बनवाना है, जैसे काम करवाना है वो करवा सकते हैं, पैसा उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, इसकी भी स्थापना की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, यहाँ पर जो आपका एक्टिविटी होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। मान लीजिए कि बाहर से एक कंपनी आई जिसका नाम है HP, ठीक है, HP नाम की जो कंपनी है जो मोस्टली लैपटॉप वगैरह बनवाती है, तो वो सेज में जाएगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएगी और वहां बोलेगी कि भैया मुझे फैक्ट्री खोलना है, यहाँ पर अपना जो सामान है उसको बनवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है अपना लैपटॉप वगैरह को, आप मुझे जगह दे दीजिए। तो 1 से 2 दिन के अंदर उनको अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ भैया आपको अप्रूवल मिल गया है, ये रही आपकी जमीन, यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए और अपना सामान बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर जो व्यापार से रिलेटेड चीजें हैं ना वो बहुत तेजी से होते हैं। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से व्यापार से रिलेटेड चीजें होगा तो जो कंट्री का ग्रोथ है, जो देश का यहाँ पर विकास है वो और भी ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है। तो चाइना ने 1998 यानी 1998 में ये भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये था भैया चीन में सुधारों का पहल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ और बातें हैं चीन के सुधारों की पहल को लेकर के जो हमें देखने को मिली थी, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए चाइना जो है यहाँ पर 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य वो बन गया
और जैसे ही वो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को उसने क्या किया, खोल दिया, और इसी दिशा में उसने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिला कि जैसे ही अपना इकोनॉमी इन्होंने खोला, WTO के मेंबर बने, ज्यादा से ज्यादा व्यापार होने लग गया और देशों के साथ, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, ठीक है, इन सब के साथ। उसके आगे देखिए क्या बता रखा है कि चीन ने जब से ये सब किया ना, मतलब जिस तरह से ये सब देखने को मिला चाइना के अंदर, और इनका व्यापार जिस तरह से बढ़ा ना, तो इससे क्या हुआ, इनके पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार इकट्ठा हो गया। ठीक है, विदेशी मुद्रा क्या होती है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसे अगर आपको अपने देश में यानी कि आपको इंडिया के अंदर कोई चीज परचेज करना है, मान लीजिए 10 रुपए का एक बिस्कुट खरीदना है, तो आप ये 10 का नोट लेके जाएंगे गांधी जी वाला, और बोलेंगे कि भैया ये लीजिए 10 रुपए, आप मुझे जो बिस्किट है ये दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगाना है, ये तो बात की मैंने इंडिया के अंदर की, आपको इंडिया के बाहर से मान लीजिए कि एक लैपटॉप मंगाना है चाइना से, ठीक है, जो कि इंपोर्ट अब उसका बैन हो चुका है, अब आप चाइना वाइना से लैपटॉप वैपटॉप नहीं मंगा सकते हैं, आज का ये लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि चाइना से एक लैपटॉप मंगाना है, तो चाइना जो आपसे पैसा लेगा वो आपकी देश की करेंसी में नहीं लेगा, वो लेगा भैया डॉलर में, बोलेगा भैया मुझे जो आप पे कर रहे हैं ना वो डॉलर में पे कीजिए। ठीक है, या मान लीजिए इंडिया को तेल मंगाना है, कच्चा तेल, जो कि हमारा जो गाड़ी उड़ी में डलता है, पेट्रोल डीजल जो बनता है, वैसा वाला जो क्रूड ऑयल होता है वो मंगाना है, तो वहां पर हम लोग अपना देश का पैसा नहीं दे सकते, हम लोगों को क्या देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर देश क्या बोलता है कि भैया आप मुझे जो पेमेंट करेंगे ना वो डॉलर में पेमेंट करेंगे। आपको हमारे देश में से जो भी बिक रहा है, जो जैसे कि चाइना है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा बेचता है, ठीक है, सऊदी अरब है वो तेल ज्यादा बेचता है, तो सऊदी अरब क्या बोलेगा, भैया मैं तेल तो आपको बेच रहा हूँ, लेकिन जो आप पेमेंट करोगे ना वो मुझे करना डॉलर में। ठीक है, और उसी हिसाब से चाइना है, चाइना बोलता है कि मेरे यहाँ से फोन ले जाओ, MI का, वीवो का, ओप्पो का, इस तरह से। ठीक है, लेकिन पेमेंट जो आना चाहिए वो मेरे पास डॉलर में आना चाहिए, तो डॉलर क्या हो जाता है भैया, यहाँ पर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो जाता है। ठीक है, फॉरेन रिजर्व जिसको बोलते हैं। और जैसे ही चाइना ने 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन में वो शामिल हुआ, उसका मेंबर बना, और दूसरे देशों के साथ उसका ट्रेड बढ़ गया, तो ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ, ज्यादातर जो फॉरेन करेंसी था यानी कि विदेशी मुद्रा थी ना, वो चाइना के पास आने लग गया, और चाइना के पास एक विशाल भंडार आ गया विदेशी मुद्रा का। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे ना तो चाइना के पास विदेशी मुद्रा बहुत है, खास करके डॉलर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और कार्टून मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्टून भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। ये कार्टून इस तरह से आ जाता है, ये पूछ लेता है कि ये जो आप यहाँ पर दीवार देख रहे हैं, ये दीवार कौन सी है, तो ये भैया चीन की दीवार है। ठीक है, कौन सी दीवार है, यहाँ पर ये चीन की दीवार है। यहाँ पर ये जो आपको ये दानव सा देखने को मिल रहा है, ये क्या है, तो ये चीन का ये ड्रैगन है। क्या है भैया, ये चीन का ड्रैगन है, इस तरह से करके। उसके बाद यहाँ पर जो ये आदमी है, ये कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो आदमी है जो इस ड्रैगन को रोक रहा है, बोल रहा है अरे भैया रुक जाओ यार, रुको जरा, सबर करो, तो ये आदमी है कौन, ये आप मुझे जो है ना वो कमेंट करके बताइए। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और सही होगा, उसके कमेंट को मैं हार्ट का सिंबल यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं चीन में जो सुधार हुए उसके नकारात्मक पहलू क्या देखने को मिले। ठीक है, जैसे अगर आप 1 रुपए का सिक्का लेंगे तो उसके 2 साइड आपको देखने को मिलेगा, एक हेड देखने को मिलेगा, एक टेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से पूरी दुनिया में कोई भी चीज होता है तो उसका एक अच्छा साइड आपको देखने को मिलेगा, एक खराब साइड आपको देखने को मिलेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, जो चीन में सुधार हुए थे उसका। अब नेगेटिव चीजों को डिस्कस करते हैं, नकारात्मक पहलुओं को डिस्कस करते हैं। देखिए, चीन के अंदर जो आर्थिक विकास हुआ ना, इसका लाभ जो है ना समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, समाज में जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे सोसाइटी के अंदर, सबको इसका बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे इंडिया में आप देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति का जो फायदा हुआ था केवल अमीर किसानों को हुआ था। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनको इसका फायदा हुआ था, गरीब किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। तो उसी प्रकार से चीन में जो सुधार किए गए ना, आर्थिक विकास जो हुआ, इसका फायदा समाज के सभी सदस्यों को नहीं मिला। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है चीन में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई,
10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है, 10 करोड़। और अब तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ गया है कि भैया यहाँ पर कुछ रोजगार दे दीजिए, मालिक मालिक कुछ काम दे दीजिए। तो इस तरह के जो लोग हैं ना चाइना के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पर 10 करोड़ का डेटा दे रखा है, अनऑफिशियली बात करें तो बहुत ज्यादा नंबर हो गए। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। महिलाओं से 8 घंटे से लेकर के 15 से लेकर के 20 घंटे इतना टाइम ले लीजिए। ठीक है, एक नॉर्मल टाइम जो होता है 8 घंटे इतना काम करवाया जा सकता है, लेकिन वहां की जो महिलाएं हैं उनसे 15-15 20-20 घंटे काम करवाया जाता है और उनको कम से कम वेतन जो है यानी सैलरी जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो वहां पर सुधार हुए जिससे बाहर की कंपनी आई, प्राइवेट प्लेयर्स आए अपना पैसा बचाने के चक्कर में, इससे क्या हुआ कि महिलाओं के जो यहाँ पर हालात थे वो और बद से बदतर हो गए और संतोषजनक बिल्कुल भी हालात वहां पर महिलाओं के नहीं है। ठीक है, गांव व शहर और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच में आय में अंतर बढ़ गया है। ठीक है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाया। चाइना जो इतनी तेजी से आगे बढ़ा ना भैया, तो इससे हमारा जो एनवायरमेंट था इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है यहाँ पर। ठीक है, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट तो चाइना में देखने को मिला, लेकिन प्रशासनिक लेवल पे यानी गवर्नमेंट के लेवल पे अगर बात करें तो वहां पे करप्शन बढ़ा है। और यहाँ पर सामाजिक लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे देखा जाए तो वहां पर भी करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो चाइना में अपना एक इस तरह से फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो वो जाएगा बोलेगा भैया यहाँ पर लीजिए ना $10,000 इस तरह से घूस ले लीजिए, यहाँ पर $10,000 हम आपको घूस दे रहे हैं, हमारा कंपनी जल्दी खोल दीजिए, तो वो जल्दी खोल देंगे। मैं ऐसे ही समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी चाइना के कुछ कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो करप्शन भी बढ़ा है यहाँ पर, तो ये भी आप एक नेगेटिव चीज के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चाइना वाला टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जापान और साउथ कोरिया जो है हमारा दक्षिणी कोरिया जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। लाइक करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप एक लाइक करते हैं ना तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। अंदर से आवाज आती है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, खाली क्यों बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स क्यों देख रहे हैं, चलिए बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए। तो हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अब हम लोग बात करते हैं जापान के बारे में कि भैया जापान जो है एक इमर्जिंग पावर कैसे बना, यानी कि उभरती हुई शक्ति कैसे बना। ठीक है, ये एक छोटा सा आइलैंड वाला कंट्री और इतना ज्यादा पावरफुल जो है कंट्री आज के टाइम करके बन करके निकला है, वो कैसे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और जापान के बारे में और आगे बात करने से पहले थोड़ा सा ना इसका मैप देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये इस धरती पर कहाँ पर है जापान। ठीक है, वो थोड़ा सा देखिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा वर्ल्ड मैप और यहाँ पर है ये हमारा प्यारा भारत। अगर मैं आपको इधर स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको जापान देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये एक टापू वाला देश है बेसिकली। ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये ऐसा देश है ना जिस पर पूरी दुनिया में ये पहला और आखिरी देश बन चुका है जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये देख रहे हैं, ये हिरोशिमा है और इधर साइड आप देखेंगे तो नागासाकी आपको देखने को मिलेगा। इन दो जगहों पर यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, फिर भी जापान इतना ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये हमारा जापान है। और जापान की अगर राजधानी की बात करूं तो वो टोक्यो है। टोक्यो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये टोक्यो है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जापान है। इस तरह से ये आइलैंड वाला कंट्री भी आप इसको मान सकते हैं, टापू वाला जो देश है ये मान सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बगल में साउथ कोरिया है, फिर नॉर्थ कोरिया है, जहां पर जो राजा है किंग जोंग उन पगला जो है ना वो मोटू, वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जापान है। आई होप कि आपको मैप में समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अगर चाइना के बगल में देखेंगे तो साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के बगल में आप देखेंगे तो ये जापान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे ये है हमारा जापान। अब हम लोग जापान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैसे जापान इतना छोटा सा देश हो करके भी ना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इसको। देखिए जापान, जापान जो है क्या है भैया, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मैंने आपको बताया एक आइलैंड वाला इस तरह से कंट्री है जापान।
जापान एक ऐसा देश है ना जिसपे परमाणु बम गिराए जा चुके हैं और इसकी जो है सो की विभीषिका झेल चुका है। ये मतलब ये परमाणु बम की जो मार होती है ना वो झेल चुका है, एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा देश है। ठीक है, जापान के संविधान के अंदर जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी झगड़ा वगैरह होता है, किसी देश के बीच में लड़ाई होता है या कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने में ये बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को इन्होंने त्याग दिया है। इसका प्रावधान जो है ये जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ बातें रही, चलिए और कुछ बातें देख लेते हैं। जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे उभरा है, एक नया आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर और भी तरह से पावर के रूप में किस तरह से उभर करके आया है जापान, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, जाहिर सी बात है एक आइलैंड वाला कंट्री है तो इतना इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं है भैया। कच्चे माल का आयात करता है जापान, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको इंपोर्ट करता है जापान। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, इसके बावजूद जो है उच्च प्रौद्योगिकी के लिए उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है। जाहिर सी बात है इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन तो कम है, लेकिन फिर भी क्या है भैया, ये अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी वाला चीज बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। जैसे कि सोनी कंपनी की अगर मैं बात करूं, जिसका फोन वगैरह, कैमरा वगैरह आपने देखा होगा, तो ये किसका प्रोडक्ट है, ये जापान का प्रोडक्ट है। ठीक है, पैनासोनिक का आपने नाम सुना होगा, होंडा ये जो कार वगैरह बनाती है इसका नाम आपने सुना होगा, सुजुकी ये इसका भी कार वगैरह आता है, इस तरह से इसका नाम आपने सुना होगा। ये सारी प्रसिद्ध जो जापानीज ब्रांड है ना, ये कहाँ का है भैया, जापान का है। ठीक है, तो इतना छोटा देश होने के बावजूद इनके पास प्राकृतिक संसाधन कम है, इसके बावजूद ये क्या करते हैं भैया, कच्चा माल अपने देश में मंगाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं और पूरी दुनिया में क्या करते हैं भैया, ये सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, 1964 में जापान जो है OECD का सदस्य बना। ठीक है, OECD क्या होता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका ये हिस्सा बना 1964 के अंदर। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान का जो इकोनॉमी है ना वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, यूएस आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है भैया, जापान आ जाता है। ठीक है, सोचिए इतना छोटा देश होने के बावजूद इतना पैसा है इनके पास, क्योंकि जापान के जो लोग होते हैं ना, ऐसा कहा जाता है बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, तो इतना छोटा देश होने के बावजूद भी जापान जो है अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पे है। क्लियर, जापान के बारे में थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। देखिए, जापान जो है एशिया के देशों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो एशिया में अकेला जापान ही ऐसा देश है ना जो G7 का सदस्य है। ठीक है, G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज होती है ना उनका एक ग्रुप है जिसको G7 कहा जाता है। इसका भी एक मेंबर कौन है, जापान है, जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। ठीक है, आबादी के लिहाज से अगर बात करें ना तो जापान विश्व में 11वें स्थान पे आता है, यानी 11th पोजीशन पे आता है अगर एज अ कंट्री बात कर रहे हैं, ये एक देश की आबादी के हिसाब से। ठीक है, तो जापान कौन से स्थान पे आता है, 11वें स्थान पे आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान की अगर बात करें तो उसके लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, यूएनओ जो होता है हमारा, जिसके ऊपर हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है, अभी फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊंगा एक यूएनओ के ऊपर जो चैप्टर है उसके ऊपर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको लाइक करते रहना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो जो यूएनओ चलता है उसके लिए चाहिए होता है भैया पैसा, धन। तो धन जो देता है अलग अलग कंट्रीज देते हैं, मतलब हमारे उसमें से जापान जो धन देता है, मतलब पैसा देता है ना, तो दूसरा सबसे ज्यादा जो पैसा देने वाला देश है वो जापान है, जिससे यूएनओ हमारा चलता है। ठीक है, सैन्य खर्च की अगर बात करें, यानी मिलिट्री पर जो खर्चा करता है जापान, उसके लिहाज से विश्व में 7वें स्थान पे है ये जापान। सोचिए, हालांकि जीडीपी में 3rd नंबर पे है, लेकिन अपनी सेना पर खर्चा करने के मामले में 7वें नंबर पे है। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था ना, 1951 में जापान ने क्या किया था, अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन बना लिया था कि भैया, अमेरिका ने बोला ये देख मैंने तेरे ऊपर परमाणु बम गिराए हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे, अब मेरी बात मान जा, वर्ल्ड वॉर वगैरह ये सब खत्म करने का, और तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अमेरिका ने ले ली थी। इस तरह से अमेरिका ने बोला कि तुम्हारा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तुमको अपना मिलिट्री पे इस तरह सुरक्षा पे ज्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, पैसा अपने को देने का, और अपन तुम्हारा क्या करेगा भैया, यहाँ पर सेफ्टी रखेगा। तो जापान ने बोला चलो ठीक है भाई, ये भी ठीक है, हम अपना पैसा जो है टेक्नोलॉजी वगैरह में, चीजों को बनाने में उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, आप हमारी सेफ्टी और इस तरह से सुरक्षा वगैरह कर दीजिएगा,
और हम ज्यादा पैसा अपना मिलिट्री पे खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मिलिट्री हम रखेंगे, आर्मी रखेंगे। तो 7वें नंबर पे है जापान, जो खर्चा करता है अपनी आर्मी के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जापान के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में, इंग्लिश में बोलूं तो साउथ कोरिया के बारे में, कि कैसे ये एक उभरती हुई जो शक्ति कह लीजिए या उभरता हुआ देश कह लीजिए, जो पावरफुल बन रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे, और पावरफुल है भी भैया, इकोनॉमिकली खास करके अगर बात करें तो। ये कैसे बना, पास्ट क्या रहा इसका, फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर धरती पर देखें तो दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया वो है कहाँ। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने वर्ल्ड मैप खोल लिया है। वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इधर अगर मैं स्क्रॉल करूं यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे ये रहा जापान यहाँ पर इस तरह से, और जापान के जस्ट बगल में ही आपको यहाँ पर साउथ कोरिया देखने को मिलेगा और नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है वो है भैया साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ऐसा कहा जा सकता है कि ये भी एक तरह से समुद्र से घिरा हुआ देश है। ठीक है, एक साइड से इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ कोरिया से लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मैप में कुछ इस तरह से साउथ कोरिया देखने को मिलता है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साउथ कोरिया के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दक्षिण कोरिया के बारे में बता रखा है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो जो दक्षिण कोरिया था और यहाँ पर उत्तरी कोरिया था ना, ये अलग अलग हो गए। पहले ये दोनों एक हुआ करते थे इस तरह से। ठीक है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इन दोनों को बांट दिया गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से नॉर्थ कोरिया और इधर आपका साउथ कोरिया कर दिया गया। ठीक है, आपको मैं एक बार इन मैप में भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे, ये रहा मैप यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। जो इधर आपको देखने को मिल रहा है ये नॉर्थ कोरिया है, वही किंग जोंग उन पगला वाला नॉर्थ कोरिया, और ये साउथ कोरिया है जो बहुत ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो ये मैप है, मैंने आपको यहाँ पर मैप भी दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो हमारा यहाँ पर दक्षिण कोरिया है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो सियोल है। क्या है भैया इसकी राजधानी? सियोल है, जहां से हान नदी जो है हो करके गुजरती है। ठीक है, यहीं से हान नदी जो है वो हो करके गुजरती है बच्चों। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या बता रखा है कि जो दक्षिण कोरिया है उसको सत्ता के नए केंद्र के रूप में क्यों देखा जा सकता है, कि भैया कैसे ये एक इमर्जिंग पावर है, एक बहुत अच्छा खासा पैसा वाला कंट्री है, वो क्यों है। ठीक है, पावरफुल कंट्री क्यों माना जाता है? क्योंकि 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच जो दक्षिण कोरिया है हमारा, उसने आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हमें देखने को मिला। यहाँ पर इकोनॉमिकली बहुत तेजी से इन्होंने डेवलपमेंट किया, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा गया। 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा कि हान नदी पर चमत्कार क्या है, तो आपको लिखना है कि 1960 से 1980 का जो दशक था, ये टाइम पीरियड जो था, इसके अंदर जो आपका साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया जो है, इसने अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया, आर्थिक रूप से बहुत तेजी से ये विकसित हुआ। इसे ही हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे देखिए बता रखा है कि जो आपका दक्षिण कोरिया है ये 1996 में यहाँ पर OECD का सदस्य बना, और 2017 में दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2017 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो होता है हमारा, HDI जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर बताया जाता है कि कोई सा देश जो है उसके व्यक्ति कितने खुश है। ठीक है, वो तो खैर हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, उससे सिंपल बताया जाता है कि क्या ये देश विकसित है, यहाँ के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो वो सारी चीजें हमें किससे पता चलता है? HDI से पता चलता है। तो 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का रैंक जो था वो 18वां था। ठीक है, यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि 18th रैंक पे आया था हमारा HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो आपका साउथ कोरिया था 2016 के अंदर पूरी वर्ल्ड में। आगे देखिए क्या बता रखा है कि जो दक्षिण कोरिया है उसका उच्च मानव विकास यानी HDI इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से हुई है, जैसे कि जो सफल भूमि सुधार हुए हैं, यानी कि जो भूमि थी यहाँ पर जिसके खेती वगैरह हुआ करती थी, उसका जो डेवलपमेंट हुआ बहुत अच्छे से हुआ। ग्रामीण विकास जो है इनका, विलेजेस का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पर व्यापक मानव संसाधन है। ठीक है, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। इनको जो न्याय वगैरह, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में जाते हैं तो जो न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी से मिलता है। ठीक है, सैन्य व्यय यानी सेना पे जो खर्चा करते हैं, इसके लिहाज में जो आपका साउथ कोरिया है वो 10वें स्थान पे आता है पूरी दुनिया के अंदर। और जो साउथ कोरिया है इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, जैसे सैमसंग।
आपने कभी ना कभी सैमसंग का फोन जरूर देखा होगा, तो वो कहाँ का है? आपका साउथ कोरिया का है। एलजी कंपनी, हुंडई, ये सब भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, कोरियन ब्रांड है ये। ठीक है, तो इन चीजों के कारण जो आपका साउथ कोरिया है उसे इमर्जिंग पावर के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर नंबर जो 2 था वो खत्म हो गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह से आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।